हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। नए साल की शुरुआत आपने एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ की है। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस एग्जाम को कैसे लिखना है, क्योंकि अभी मेंस एग्जाम होने वाला है 8 जनवरी से, और उसके बाद प्रीलिम्स 2023 अभी हुई है, उसका फिर मेंस होगा। 24 आने वाला है, उसका प्रीलिम्स और मेंस होगा। तो मेंस की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपको क्या रैंक मिलेगी, आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, आप डीएसपी बनेंगे, या आप तहसीलदार नायब तहसीलदार बनेंगे, आप क्या बनेंगे, ये निर्भर करता है कि आपके मार्क्स मेंस में कितने आए हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये मेंस में आंसर लिखने का स्टाइल। मैंने जब एग्जाम दिया था जिसमें मैं डिप्टी कलेक्टर बनी थी, उसमें मुझे टोटल 807 नंबर मिले थे 1400 में से मेंस में, और 145 इंटरव्यू में मिले थे। तो आपको आंसर्स कैसे लिखना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज सबके पास वही हैं, सब वही किताबें पढ़ रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, और उसी से आपके मार्क्स जो हैं आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आएं और अच्छी से अच्छी आपको पोस्ट मिले, तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। दो चीजें बहुत इसमें जरूरी हैं। सबसे पहले तो आपका प्रेजेंटेशन, यानी कि नीट एंड क्लीन आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरा, आपका कंटेंट क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। तो जैसा मेंस में आप सभी जानते हैं कि जो आंसर राइटिंग है उसमें अभी जब हम लोगों ने दिया था तब स्पेस नहीं दिया रहता था, हम जितना स्पेस चाहे उतना लिख सकते थे। अब उसको निर्धारित कर दिया गया स्पेस में, हम उसकी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपका प्रेजेंटेशन जो है वो नीट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा, दिखने में जितना अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी उतना ही इंटरेस्ट आएगा। तो प्रेजेंटेशन जो है वो ऐसा हो कि क्लियर हो, क्लीन हो, और पढ़ने में बिल्कुल स्पष्ट हो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आपका जो पॉइंट्स हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है कि आपकी कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन आपका कितना भी अच्छा हो, आपने खूब चार्ट बना दिया, डायग्राम बना दिया, मैप बना दिया, लेकिन अगर उसमें कंटेंट ही नहीं रहेगा अच्छा, रिलेवेंट कंटेंट नहीं रहेगा, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो दो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन आपका एकदम शानदार होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। वो कैसे होगा मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और दूसरा, क्वालिटी जो है कंटेंट की, उसको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। अभी मैं इस वीडियो में मोटे तौर पर जो हमारे 6 पेपर हैं उनको आपको कैसे प्रेजेंट करना है ये मैं आपको इसमें बताऊंगी। और क्योंकि आपने पढ़ाई तो अब तक कर ली होगी, जो भी मेंस होने वाला है 2022 का 8 जनवरी से, उसके लिए आपने खूब सारी किताबें पढ़ ली हैं, और आने वाली जो मेंस है उसके लिए भी आप खूब सारी किताबें पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन हमारा कैसा हो, हम इस पे आज चर्चा करेंगे। और कंटेंट के लिए तो आपकी जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ये जो दो चीजें हैं, ये राइटिंग स्किल में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इन दो चीजों को कैसे हमें फुलफिल करना है। उसके लिए मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगी कि क्या 7 पॉइंट है जिसके आधार पे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपने उसके लिए खूब पढ़ाई कर ली, अभी तक बहुत सारी किताबें पढ़ ली, आपने नॉलेज गेन कर लिया, सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज गेन कर लिया। अब जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहले तो उस क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करना कि आपने जो नॉलेज गेन किया है उससे उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है। यानी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, या आप क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करें कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप अपना जो नॉलेज है उसको वहां पर आप रख सकते हैं। ठीक है, आपने रिसोर्सेज के लिए हम अलग से और एक वीडियो बनाएंगे कि आपको आगे आने वाली जो एग्जाम्स हैं पीएससी की, उसमें कैसे पढ़ना है। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो ठीक है, और बुक लिस्ट और आगे मैं बता दूंगी अपनी तरफ से भी। दूसरा, अब ये जो आपने नॉलेज गेन की है,
खूब सारे बुक्स पढ़ के जो भी आपका मटेरियल रहा है उससे आपने जो नॉलेज गेन की है उस नॉलेज को अब कैसे यहाँ पर पीएससी में आपको लिखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सके। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट, ना कि आपको पता है कि क्वेश्चंस कितने हैं, आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा, सेक्शंस कितने पार्ट हैं उसके, हम इसको और डिटेल में अभी आगे बताएंगे। पहले मैं आपको वो 7 चीजें बता देती हूँ कि कौन कौन सी 7 चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आंसर लिखना है, उसको कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, प्रैक्टिस की होगी, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए उसके आंसर के लिए आपको कितना समय देना है ना। जब मैंने एग्जाम दिया था तब मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके नहीं गई थी, लेकिन एग्जाम हॉल में ये मुझे ध्यान था कि मुझे टाइम मैनेज करके चलना है, तभी मैं सारे क्वेश्चंस जो है अटेंड कर पाऊंगी, है ना। तीसरा जो है इसमें वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट का डाउट लोगों को रहता है, बट स्पेस उसमें दिया हुआ है। आपको पता है कि स्पेस दिया है, 3 मार्क्स में कितना लिखना है ना, 11 मार्क्स में कितना लिखना है, वो प्रॉपर आपका स्पेस दिया हुआ है। 5 मार्क्स में कितना लिखना है, तो वर्ड लिमिट अब जितना स्पेस है उसको आप कवर कर सकते हैं, लेकिन 3 मार्क्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 मार्क्स में भले ही 3 लाइंस दी हुई हैं, लेकिन उसमें वर्ड लिमिट दी हुई है कि आपको 10 शब्द ही लिखने हैं, तो 10 शब्द या 1 लाइन। तो आप अगर उसमें जो है पॉइंट वाइज लिखना है तो आप 3 लाइन में 1 पॉइंट में 3-3 वर्ड ऐसे लिख सकते हैं ना। वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको लिखना है। जैसे वर्ड लिमिट 3 लाइन्स है, तो 3 लाइन्स में आप अगर पॉइंट बना के लिख रहे हैं, अगर उसमें ऐसे पूछा है, कोई 3 पॉइंट्स पूछे हैं, तो आप उसको ऐसे लिख के 3-3 वर्ड्स में लिख सकते हैं, या चाह रहे हैं तो आप 1 लाइन में लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कैसा आया है। अगर 1 वर्ड का है तो आप उसको 1 वर्ड में भी खत्म कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना लिखिए, है ना। उसमें डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा सेंटेंस ही फ्रेम करना है। तो ये चीज आपको ध्यान इसमें रखनी पड़ेगी वर्ड लिमिट में। तो वर्ड लिमिट में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 मार्क्स में आप उसको शॉर्ट से शॉर्ट कर दीजिए। बाकी जो 5 मार्क्स और 11 मार्क्स है उसमें तो जितनी लाइंस दी हुई हैं अपन को उतना ही लिखना है, ठीक है। फिर 4th चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा कि किसी भी आंसर में आपने अभी तक देखा होगा कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसका इंट्रोडक्शन होता है, एक उसकी मेन बॉडी होती है, और उसकी एक समरी होती है। तो कोशिश यही करना है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। लेकिन जैसे जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, उसमें अगर उस तरह का क्वेश्चन पूछा है जिसमें आप इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हैं, साथ में उसके पॉइंट्स लिखेंगे, यानी मेन बॉडी, उसमें पॉइंट्स जितने कवर हो उतना अच्छा है ना। मेन बॉडी में पॉइंट्स कवर हो जाएं। अगर 5 मार्क्स वाला है तो उसमें कम से कम 5 जो है वो पॉइंट्स हों। 11 मार्क्स का है तो कम से कम 11, 12, 10, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, अपने हमारे पास क्या दिमाग में हमारे चल रहा है, तो उसकी मेन बॉडी उस तरीके से बनाएंगे। प्लस अगर एनालिसिस वाला है या ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसकी हमें समरी लिखना है, तो लास्ट में हम उसकी समरी भी लिखेंगे, यानी कंक्लूजन, इसको कंक्लूजन भी कह सकते हैं। कंक्लूजन करेंगे, है ना, कंक्लूजन। उसके बाद ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा आंसर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हमने स्टार्ट किया था उसके इंट्रो से, वो चाहे 1 लाइन की ही हो, बहुत बड़ी नहीं हो। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें कवर करेंगे वो चीजें जो क्वेश्चन में पूछी गई। और कंक्लूजन भी 1 लाइन का, 2 लाइन का हो सकता है, जिसमें एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए। हम जो भी आंसर लिख रहे हैं वो किसी एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड व्यू की तरह होना चाहिए उसका कंक्लूजन। फिर 5th है जो हमें चीज ध्यान रखनी है, प्रेजेंटेशन में, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कंटेंट, ये 2 चीजें मैंने बताई थी आपको। तो ये पहली चीज, ये दूसरा। तो ये जो
प्रेजेंटेशन हमें कैसा करना है कि पढ़ने वाले को उसमें इंटरेस्ट आए, जो कॉपी चेकर्स होते हैं, तो हम उसमें हेडिंग्स डाल सकते हैं, है ना। उसमें फिर एक हेडिंग डाल के वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या साथ में सब हेडिंग भी डालना है। हमें सब हेडिंग अगर डालने की ज़रूरत है तो सब हेडिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद हम उसके अगर सब हेडिंग के बाद हमें पॉइंट्स में लिखना है, तो अगर 1 2 3 में लिख रहे हैं तो भी ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज हम बुलेट पॉइंट्स में भी उसको लिख सकते हैं कि बुलेट पॉइंट्स में कैसे हम उसको लिखें कि वो अट्रैक्टिव लगे, है ना। बुलेट पॉइंट्स में डाल के और उसके बाद इसी में आप देखिए हेडिंग को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन अच्छा दिखाने के लिए कोई किसी लेटर को हम बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में, कैपिटल बोल्ड। उसके बाद कोट्स में लिख सकते हैं हम, डबल कोट, सिंगल कोट, है ना। ये इस तरीके से हम अपने आंसर को जो है अच्छा बना सकते हैं इसको, इसके हिसाब से, तो वो दिखने में भी अच्छा होगा और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद हमें 6 चीज ध्यान रखनी है कि जो हम आंसर्स लिख रहे हैं सब्जेक्ट्स में, हम उसकी को वैल्यू एडिशन देने के लिए जो हमारे करंट अफेयर में हम पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो उसमें करंट अफेयर में कुछ आप जो डेटा आता है वो आप डाटा उसमें डाल सकते हैं। जो आंसर्स आप लिख रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए उसके कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। कहीं रैंकिंग जैसे इकोनॉमिक्स में रैंकिंग आती हैं वो उसमें लिख सकते हैं। हिस्ट्री में मैप बना सकते हैं, उससे आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है। उसके बाद कोई सर्वे, कोई रिपोर्ट, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें ऐड करनी होगी, तो वो आपको उससे प्लस आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का पार्ट है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल उसमें लिख सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये कि आपको करंट अफेयर्स के साथ में उसको वैल्यू एडिशन करनी है, और उसमें कोई भी एग्जाम्पल के साथ, रिपोर्ट की रैंकिंग के साथ, यानी कि वैल्यू एडिशन, करंट के साथ उसका वैल्यू एडिशन। आंसर में स्टैटिक पार्ट तो दिख ही रहा है, लेकिन स्टैटिक के साथ आंसर अच्छा तब लगेगा जब आप उसमें कोई लेटेस्ट चीज लिख रहे हैं, कोई करंट की चीज लिख रहे हैं, कोई अच्छे कोटेशंस डाल रहे हैं। आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, कहीं किसी के स्पीच में सुने होंगे, जहां रिक्वायर्ड है वहां आप वो कोटेशंस डाल सकते हैं। एथिक्स के पेपर में बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस आप डाल सकते हैं। यानी कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में आप जितनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, लेकिन कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। क्रिएटिविटी ऐसा नहीं कि आप उसमें इतने डायग्राम्स बना दें कि कंटेंट ही ना हो। तो क्रिएटिविटी का मतलब है कि कंटेंट के साथ, अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ आप अपने प्रेजेंटेशन को कितना अच्छा कर सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए वही होता है कि अगर कहीं परसेंटेज में आपको कोई चीज बतानी है तो आप चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, लाइक पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी में। जैसे आप छोटी छोटी चीजें 3 मार्क्स की जब मैं लिखती थी मेंस में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में छोटे छोटे डायग्राम्स कहीं से बन जाते हैं, तो वो आप बनाइए, है ना। डायग्राम आ जाएंगे, पाई चार्ट हो जाएगा, ग्राफ बन सकते हैं अगर कंपैरिजन आपको करना है तो। इस तरीके से प्रेजेंटेशन को आप कितना अच्छा कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हिस्ट्री के लिए मैप, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं, मतलब आपको और अच्छे से उसको प्रेजेंट करना है। तो देखिए, ये मैंने 7 आपको पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे आप अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं जिससे आपके मार्क्स बढ़ें, कुछ डिफरेंट आपका आंसर दिखे, उसमें कंटेंट भी हो, उसमें अच्छा प्रेजेंटेशन भी हो। तो आपने नॉलेज जो आपके पास अभी है उसके हिसाब से अब आपको जो है अपना ये जो एग्जाम हॉल के दिन आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर में इंट्रोडक्शन पार्ट हो, पॉइंट्स हो और उसका कंक्लूजन हो। दूसरा, उसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और उसको बुलेट पॉइंट्स में अगर कर सकते हैं तो और अच्छा है। कोई अच्छी कोटेशंस को या हेडिंग्स को, अच्छी चीजों को आपको लगता है कि उसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन, बोल्ड कर सकते हो, कोट्स में डाल सकते हो, करंट अफेयर डाल के उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हो। और प्रेजेंटेशन के लिए आपको ये डायग्राम, पाई चार्ट, ग्राफ, मैप, ये सब आप कर सकते हैं। अब इसमें हम जो डिटेल में बात करेंगे, अभी ये टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे
कि ये सब तो ठीक है, आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए ये सब बहुत हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे इस टाइम मैनेजमेंट के ही ऊपर में, कि आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को टाइम मैनेज करते हुए कितना सॉल्व किया है, कितना आप लिख पाए हैं। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट, जैसा आप जानते हैं कि 6 पेपर होते हैं एमपीपीएससी में, मेंस में 6 पेपर्स होते हैं, और 6 पेपर्स में जो पेपर 1 और पेपर 2 हैं उनमें जो सेम होता है, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, और उन पार्ट में भी आप जानते हैं कि 3 घंटे के ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, ये होते हैं 3 घंटे के। 5 पेपर होते हैं 3 घंटे के, और ये लगातार होते हैं। जैसे अभी 8 जनवरी से है तो वो लगातार 8 तारीख को है, फिर 9 तारीख को है, 10 तारीख को है, 11 तारीख को है, 12 तारीख को है, फिर 13 तारीख को ये परीक्षा। ये हमेशा कंटिन्यूएशन में होती है, बस कभी अगर संडे आ गया या कोई नेशनल हॉलीडे तभी इसमें छुट्टी रहती है। तो आप देखिए कि कितना रिगरस आपको स्टडी इसमें करना रहता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से अपने अच्छे एक शॉर्ट नोट्स बना ले, सिनॉप्सिस टाइप की अपनी राइटिंग में, ताकि वो मेंस में आपको हेल्पफुल हो। अगर इस बार नहीं भी बनी है तो इट्स ओके, आप अपने बुक में ही अच्छा उसको अंडरलाइन करके कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। लेकिन आगे के लिए जो है आप उसको अच्छे से तैयारी करिए मेंस के लिए सिनॉप्सिस वे में। तो जैसे पेपर 1 और पेपर 2 आप जानते हैं कि इसमें 2 पार्ट होते हैं। मैं लिख के आपको बता देती हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 है ना, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ओके, तो पार्ट ए में भी आप देखिए कि कितने मार्क्स की क्वेश्चंस होते हैं। ये होता है 3 आवर्स के होते हैं, ठीक है। तो आपको 3 आवर्स में से पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को आधा आधा टाइम देना है, यानी दोनों को 90 मिनट्स देने हैं। 90 मिनट पार्ट ए को, 90 मिनट पार्ट बी को, तब आप इसको जो है कंप्लीट कर पाएंगे। अब उसको कैसे करेंगे देखिए। पेपर 1 में पार्ट ए होता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में भी आप जानते हैं कि इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, हाँ 5 मार्क्स के होते हैं और 11 मार्क्स के होते हैं। तो जो हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन और 11 मार्क्स के क्वेश्चन, सेम पार्ट बी में भी होता है 3, 5, 11 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी हम पेपर 1 और 2 की बात करें तो इसमें आपको टाइम को कैसे डिवाइड करना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन। इसके 10 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, और 11 मार्क्स के होते हैं 5 क्वेश्चंस। तो आपको ये जो 3 मार्क्स के हैं इसको आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है, यानी टोटल इसमें 15 मिनट आपके लगेंगे, है ना। इसमें 10 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, इसमें 2 मिनट एक क्वेश्चन को देना है, तो आपको टोटल 20 मिनट्स लगेंगे। और इसमें 5 मार्क्स के 11 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको 10 मिनट्स देना है, यानी टोटल आपको 50 मिनट्स लगेंगे। अब ये 3 मार्क्स के जो है डिपेंड करता है, किसी में अगर एक वर्ड का ही लिखना है आंसर तो हो सकता है कि ये 3 मार्क्स का जो है ये जल्दी खत्म हो जाए, 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाए। तो टोटल अगर हम इसमें 10 से 15 मिनट भी ले लें और इसको आप इस तरीके से डिवाइड करें कि इसको 2 मिनट्स दें, है ना, 11 मार्क्स वाले को 10 मिनट्स दें, तो आपके टोटल जो होते हैं वो 80 to 85 मिनट्स होते हैं, राइट। 80 to 85 मिनट्स। ये मैंने इसी तरीके से किया था, मैं वही आपको बता रही हूँ। और 90 मिनट्स में आपको करना है, तो फिर भी आपके पास बफर टाइम रहता है, 5 से 10 मिनट आपके पास बफर टाइम है, जहां आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हमको आते हैं बहुत अच्छे से, तो भी उसमें लिखने में हमें टाइम लग जाता है कि हमें अच्छे से लिखना है। तो जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टार्टिंग में जो हम स्टार्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अच्छा लिखें, तो उसमें आप बहुत अच्छे से जो है थोड़ा सा टाइम भी लगता है स्टार्ट करने में, तो आप वो स्टार्ट करिए। और 3 मार्क्स में भी जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि हम पहला प्रेजेंटेशन होता है तो 3 लाइन्स हैं, उसमें आप चाहें तो जहां पॉसिबल हो वहां एक छोटा सा डायग्राम भी यहाँ पे बना दीजिए राइट साइड में,
ना। अगर मैप बनाना है, फटाफट छोटा सा मैप बना दो, उसमें कोई लोकेशन अगर दिखानी है, कुछ पूछा है या जो भी पॉसिबल है, तो एक छोटा सा डायग्राम जल्दी जल्दी में आप बनाइए, ताकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन हो वो अच्छा रहे, और फिर आगे चल के आप इनमें भी डायग्राम्स जो है छोटे छोटे डायग्राम्स बनाने की पूरी कोशिश करिए। तो इस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 को आप टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करना है। ये हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम मैनेजमेंट आपको ऐसे करना है कि 90 मिनट्स पार्ट ए को देने हैं, 90 मिनट्स पार्ट बी को देने हैं। ये इस तरीके से पेपर 1 पेपर 2 आपको करना है ना। इसमें यही था। बाकी यही है कि कितने वर्ड्स होने चाहिए, तो 3 लाइन्स रहती हैं। 1 वर्ड का पूछा है तो 1 वर्ड में दीजिए, अगर पॉइंट्स हैं तो 3 वर्ड्स के 3 पॉइंट्स लिख दीजिए, 10 वर्ड्स हो जाते हैं। वर्ड लिमिट को अभी आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें स्पेस दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको पेपर 1 और पेपर 2 में टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी रखनी है। सेम पेपर 2 में भी, पेपर 1 में पार्ट ए में हिस्ट्री है और पार्ट बी में ज्योग्राफी है। पेपर 2 में, पेपर 1 में पॉलिटी वाला पार्ट है, पेपर 2 के पार्ट बी में इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी वाला पार्ट है। अब हम बात करते हैं पेपर 3 की। ओके, पेपर 3 में भी 3 आवर्स आपके पास रहेंगे। पेपर 3 में भी आपके पास 3 आवर्स रहेंगे। 3 आवर्स में आपको करना है पेपर 3। तो इसमें क्या है, ये भी 300 मार्क्स का है, पेपर 1 और 2 भी 300 मार्क्स के हैं। इसको भी टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। अब वो कैसे करना है कि इसमें साइंस एंड टेक वाला पार्ट रहता है पेपर 3 में, साइंस एंड टेक। इसमें आपकी 10 यूनिट्स हैं टोटल, राइट, 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स, हम यूनिट्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग यूनिट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर यूनिट के जो है पेपर 1 और पेपर 2 में भी हर यूनिट के 30 मार्क्स हैं। हर यूनिट से आपको 3 जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट के मार्क्स हैं। इसमें आपके 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट में से हर यूनिट के, आपने देखा होगा, हर यूनिट के हमारे पास जो है क्वेश्चंस रहेंगे। हर यूनिट के 3 रहेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 1 रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये पेपर 3 में हर यूनिट से इतने क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल इसमें 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये इसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, क्वेश्चंस ये, तो इतने क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको इसमें भी उसी हिसाब से आपको टाइम जो है वो डिवाइड करना है, कि आपको 1 मिनट जो है, ये एक क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको 1 मिनट देना है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट, है ना। और ये जो रहेगा 2 शॉर्ट क्वेश्चन हर यूनिट से रहेंगे। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन को जो है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन को आपको जो है 2 मिनट देना है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 10 मिनट देना है। तो इस हिसाब से फिर आपके पूरे 3 आवर्स होते हैं। तो इसमें आपको ऐसे कवर करना है सारा। 300 मार्क्स का ये भी रहेगा और टाइम मैनेज आपको इस अकॉर्डिंग करना है, तब आपका क्वेश्चन, इसमें भी आपके 5 से 10 मिनट बफर टाइम बचता है। लेकिन हमें अपने आंसर्स लिखने की हैबिट को ऐसे ही इनकलकेट करना है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 1 मिनट में कंप्लीट करना है ना। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को 2 मिनट में करना है और 11 मार्क्स के क्वेश्चन को जो है आपको 10 मिनट में करना है, राइट। अब हम बात करेंगे पेपर 4 में। पेपर 4 आपका 200 मार्क्स का होता है। पेपर 4 आपका 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। ये एथिक्स वाला जो क्वेश्चन है, मेरा एथिक्स इंटीग्रिटी, ये पेपर है। इसमें आप जानते हैं कि 5 यूनिट होती है।
यूनिट 1 to 4 और यूनिट 5 जो है वो केस स्टडी की होती है। यूनिट 5 केस स्टडी। तो 1 to 4 यूनिट में एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, लाइक इसमें क्या होगा कि हर एक यूनिट से आपके, जैसे अभी हमने पेपर 3 में बताया, हर एक यूनिट से इसमें 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, है ना। 4 यूनिट है, 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन ये आएगा। तो इसमें ये जो है 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये पर यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, पर यूनिट, इसमें 4 यूनिट है तो इंटू 4 कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, इसमें जो है ये 2 मार्क्स करेगा। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक जो पेपर 1, 2, 3 थे उसमें ये 3 मार्क्स के होते थे शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें ये 2 मार्क्स के हैं। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क का है, और ये जो है 20 मार्क्स का है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये 20 मार्क्स का है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का। उसके बाद जो यूनिट 5 की केस स्टडी है, ये इसमें 2 केस स्टडी आती है, 2 केस स्टडी। एक केस स्टडी में जो है वो 20 मार्क्स का होता है ना, एक 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऐसे ही जो है टाइम को डिवाइड करना है कि आपके पास जो है 3 घंटे में ये पूरा कवर हो जाए। तो ये ऐसे रहेगा, और ये है ये 40 मार्क्स का ये पूरा हो जाता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हो जाते हैं टोटल, क्योंकि 4 यूनिट के रहेंगे, 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 4 यूनिट के, तो वो 40 मार्क्स के हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस 40 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। तो इसमें आपको इसी तरीके से जो है टाइम डिवाइड करना है, ताकि आप पूरे पेपर को जो है कवर कर सकें, है ना। तो इसमें आप प्रैक्टिस करिए कि आप कितना टाइम जो है एक क्वेश्चन को दे पाते हैं, या आप सिर्फ एक बार भी अगर आप ट्राई करके जाएंगे तो भी मुझे लगता है कि जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो ये सारा कवर कर सकते हैं, है ना। तो ये पेपर 4 की बात हुई। अब हम पेपर 5 की बात करते हैं। अभी मैं यूनिट्स और सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये उन्हीं के लिए है मेनली जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, कि आपको कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना है। अब पेपर 5 जो है वो 200 मार्क्स का है, और उसमें जो है सामान्य हिंदी और व्याकरण रहेगा, और वो 3 घंटे का रहेगा। फिर पेपर 6 जो है वो 2 घंटे का रहेगा। उसमें निबंध जो है 3 निबंध आते हैं, और प्रारूप लेखन रहता है, 50 मार्क्स का एक रहता है, और 2 25 मार्क्स के रहते हैं। कुल मिला के ये 100 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आपको जो है अपने हर एक पेपर में टाइम को मैनेज करते हुए सारे आंसर्स लिखना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। ऐसा 3 मार्क्स का कोई हो सकता है जो आपको नहीं आता हो, पेपर 4 के एथिक्स में 2 मार्क्स का हो सकता है जो नहीं आता हो, तो 1 या 2 छूट जाए। वैसे नहीं छूटना चाहिए, अगर नहीं आता है और छूट जाए तो ठीक है, लेकिन 5 मार्क्स के और 11 मार्क्स के तो आंसर्स नहीं छूटने चाहिए। आप कोशिश करिए कि आप मैं ऐसा करती थी कि 3 मार्क्स के पहले लिख लेती थी, क्योंकि कुछ बहुत शॉर्ट होते थे तो उसमें मार्क्स आपके मिलेंगे ही, तो उसको फटाफट लिख करके 3 मार्क्स वाले को, फिर 11 मार्क्स वाले को कंप्लीट करते थे, क्योंकि उस समय कॉपी होती थी। अब तो आपके उसी में स्पेस है, तो आप सीक्वेंस में, या मतलब आपको सारा कंप्लीट करना है, कॉपी खाली नहीं होनी चाहिए, कोई भी आंसर जो है वो ब्लैंक छूटना नहीं चाहिए, यही आप कोशिश करिए। और जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से, ये सारी ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करते हुए आप खूब अच्छा अपने मेंस के एग्जाम में लिखें। टेस्ट पहले से प्रैक्टिस कर लें तो और अच्छा आपको रहेगा आने वाले समय के लिए। अभी तो जो बच्चे 2022 का मेंस दे रहे हैं उन्होंने तो पढ़ाई कर ली है, और अब बस उनका रिवीजन का टाइम है। लेकिन 2023 जो अभी जिन्होंने प्रीलिम्स दी है दिसंबर में, उनका जो मेंस होने वाला है उसके लिए हम डिटेल में और बात कर सकते हैं कि हर एक पेपर को यूनिट्स के हिसाब से कैसे उसका यूनिट है, उस यूनिट में क्या है,
और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब हम देख सकते हैं। तो आने वाले समय में हम और जो है आपको बताएंगे कि कैसे करना है। तो आप सभी ने जो पढ़ाई की है आप खूब अच्छे से लिखे, आपको ऑल द बेस्ट। और आगे हम वीडियोस में और इसको डिटेल में जो है समझेंगे। मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से जितना समय मिलता है आप बच्चों को कि आप अच्छे पढ़ाई करके जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, अपने परिवार का, माता पिता का और इस देश का नाम रोशन करें। यही मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि आप इस देश के लिए कुछ अच्छा दें, और मैं भी जितना अच्छा दे सकती हूँ मैं भी देने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।